हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि प्रत्येक दिन हम आपके लिए एक क्लास लेकर आते हैं जो कि मनोविज्ञान पर बेस्ड है, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों पर, और अधिगम के सिद्धांतों पर बात करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, जहां पर हमने कुछ सिद्धांतों के विषय में बात की थी। सबसे पहले थॉर्नडाइक का नियम क्या था, पावलोव का नियम क्या था, स्किनर का नियम क्या था, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। और इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम इसमें कुछ और सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। सभी साथी फटाफट एक कमेंट करिएगा कि क्या जितने भी हमारे सिद्धांत हुए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट फटाफट किया करें। कवि लक्ष्मी पांडे, रश्मि जी, बिल्कुल सभी हमारे प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और आज का टॉपिक शुरू किया जाए। तो आज हम बात किस पर करेंगे? आज हम साथियों सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको कि किसने दिया था? बंडूरा के द्वारा दिया गया था। जिसको किसके द्वारा दिया गया था? बंडूरा के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही। तो जी चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमने देखा है कि अधिगम सिद्धांत पर हमने बात की थी। और अधिगम क्या होते हैं? अधिगम होता है व्यवहार का बदलना, व्यवहार का परिमार्जन ही अधिगम कहलाता है। और जब ये परिमार्जन शिक्षा के द्वारा होता है तो इसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देखिएगा, अधिगम, वैसे तो हम अधिगम किसे कहते हैं? वैसे तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। वैसे अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बहुत ही केयरफुल होकर मेरी बात सुनिएगा। हमने आपको सबसे पहले थॉर्नडाइक का नियम पढ़ाया था। थॉर्नडाइक के नियम के बाद साथियों हमने बात की थी स्किनर के नियम की। फिर साथियों हमने बात की थी पावलोव के नियम की। क्लियर? इतने नियम पर बात की थी। और ये सब क्या थे? ये सभी के सभी व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवादी थे। फिर हमने साथियों संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बात की थी, जिस पर हमने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था। कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था। क्लियर? आज हम इसके विषय में आगे पढ़ने जा रहे हैं और हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अब आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत शब्द से आप कुछ समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में है समाज से अधिगम करना, समाज से सीखना। तो इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जब हम अपने आसपास की चीजों से सीखते हैं, सॉरी, जब हम अपने आसपास की चीजों से सीखते हैं, जब हम समाज में रहकर सीखते हैं, तो उसी को कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये जो दिया गया था, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक मेरे साथी अल्बर्ट बंडूरा थे। कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो ये कनाडा से संबंधित थे। जो अल्बर्ट बंडूरा है किस देश से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध मेरे साथियों कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से है। पेन कहाँ चला गया? इसका संबंध कहाँ से है? कनाडा से है। अगर पूछा जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया, यानी इन्होंने जो बल दिया है वह किस पर दिया है? तो अनुकरण विधि पर दिया है। अनुकरण विधि पर दिया। अनुकरण विधि का मतलब क्या है? अनुकरण मतलब नकल करना। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम अपने व्यवहार को बनाते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। देखिएगा, हम लोग सभी लोग आप एक समाज से जुड़े हैं, और ये जो समाज है, ये जो हमारे आसपास समाज है, हमें पता है हमारा समाज किन हमारी मान्यताओं को स्वीकार करेगा, हमारे किस चीज का बहिष्कार करेगा। जो लोग हमारे समाज में सम्मानित है वो सम्मानित क्यों है, और जो निग्लेक्ट किए जाते हैं, उपेक्षित किए जाते हैं, वो उपेक्षित क्यों किए जाते हैं।
तो जब हम इन सबको देखते हैं और देखकर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बनता है, और वो चित्र ये कहता है कि अगर जो हमारे समाज में मान्य व्यवहार है, अगर हमने वो व्यवहार अपनाए, अगर हमने उनका अनुकरण किया, तो समाज में हमें भी सम्मान मिलेगा। और अगर हमने ऐसे व्यवहार अपनाए जो समाज के द्वारा बहिष्कार जिनका किया जाता है, जिनको समाज अच्छा नहीं बताता है, अगर हमने उन व्यवहारों को अपनाया, उन व्यवहारों का अनुकरण किया, तो समाज के द्वारा हमारा भी बहिष्कार होगा, हमारा भी तिरस्कार होगा। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं, वो हम इसी समाज में सीखते हैं, जिसमें हम कुछ चीजों को अपनाते हैं, जिसको हम कहते हैं धनात्मक व्यवहार, और कुछ चीजों को हम, कुछ व्यवहारों को परित्याग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक व्यवहार। क्लियर? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि समाज में रहकर अपने आसपास के व्यवहार को अपनाना और उनके अनुसार ही अपने व्यवहार में धारण करना और उनके अनुसार ही अपने व्यवहार को बनाना, उसी को कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था अनुकरण विधि पर। क्योंकि हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, जैसे जिसने किया वैसा देखकर अपने व्यवहार में हमने उतारा, तो हमने क्या कर लिया, उसका अनुकरण कर लिया। यानी हम सीधे से कह सकते हैं अपने आसपास समाज से सीखना तथा उसको अपने व्यवहार में उतारना, उसको अपने व्यवहार में उतारना, यही क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। जिसमें हम मान्य व्यवहारों को अपनाते हैं, जिसमें हम मान्य व्यवहारों को अपनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक व्यवहार कहते हैं। और जो अमान्य व्यवहार होते हैं, उनका हम क्या कर देते हैं, अमान्य व्यवहार का परित्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, ऋणात्मक व्यवहार कहलाता है। छोड़ देना ऋणात्मक व्यवहार, अपना लेना धनात्मक व्यवहार, सीखना धनात्मक व्यवहार, छोड़ देना ऋणात्मक व्यवहार। ये थ्योरी कब दी गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ये थ्योरी 1977 में अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी, अल्बर्ट बंडूरा सर के द्वारा दी गई थी। इसमें अल्बर्ट बंडूरा जी ने चार प्रकार के पद बताए थे। यानी इस सिद्धांत में 4 प्रकार के पद बताए गए, 4 प्रकार के, हम कह सकते हैं 4 प्रकार की श्रृंखलाएं बताएंगी। सबसे पहले आता है अवधान। क्या आता है, अवधान आता है। दूसरा आता है धारण, तीसरा आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा आता है लाभ। चौथा क्या आता है, लाभ। अब देखिएगा, इसको समझिएगा। अवधान क्या होता है, व्यक्ति अपने समाज में कुछ चित्र देखता है, कुछ प्रतिबिंब देखता है, कुछ लोगों को देखता है, और अभी हमने जैसा कि बताया, जिन लोगों का हमारे समाज में बड़ा नाम होता है, जिनका बड़ा सम्मान होता है, तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उनकी ओर क्या करता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यानी कुछ ऐसे चित्र जो देखने में रोचक होते हैं, और उनकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, उसी को अवधान कहा जाता है। आप अपने शब्दों में इसको सजा के लिख लीजिएगा। हमने क्या बताया, अवधान किसे कहते हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसे मॉडल होते हैं, कुछ ऐसे चित्र होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे समाज में रोचक लगते हैं, हमको रोचक लगते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, और हम उन्हीं के अनुसार बनना चाहते हैं। हम उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उन्हीं के जैसा
बनना चाहते हैं, हम उनकी तरह क्या चाहते हैं, हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। जब हम उनको देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, जो उनके अंदर क्वालिटी होती है, वही हम क्या करते हैं, उन्हीं व्यवहारों को चरित्र में अपना लेते हैं, चरित्र में धारण कर लेते हैं, चरित्र में अपना लेते हैं, चरित्र में धारण कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिएगा एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बड़ों का सम्मान करता है, सबसे अच्छी तरह से बोलता है, और हम देखते हैं कि समाज में उसका बड़ा नाम है। तो हम भी, एक छोटा बच्चा है, देखता है तो कहता है इसको तो बड़ा सम्मान मिलता है, तो क्यों ना हम भी उसी की तरह बने। वो क्या करता है, वो भी उसी की तरह अपने माँ बाप की सेवा करता है, बड़ों का सम्मान करता है ना, पशुओं की रक्षा करता है, पशुओं का सम्मान करता है ना। तो वो भी उसी की तरह बनना चाहता है, उसी की तरह जो भी उसकी क्वालिटी है अपने चरित्र में धारण कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को धारण कहते हैं। जो उसने चित्र मॉडल देखा, जिसकी ओर वो आकर्षित हुआ था, उसी के अनुसार उसने अपने चरित्र में वही क्वालिटीज धारण कर ली, तो उसने क्या कर लिया, उनको अपने अंदर उतार लिया। उसको क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। अब जब उसने धारण कर लिया, पुनः प्रस्तुतिकरण, तो उसमें भी वही गुण नजर आएंगे, उसमें भी उन्हीं गुणों को प्रकट करेगा। वो भी उसमें भी उन्हीं गुणों का प्रकटीकरण होगा। यानी जो उसने धारण किया है, उसने सोचा हम भी बड़ों का सम्मान करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, तो हमारा लोग सम्मान करेंगे। तो उसने भी क्या किया, उसने भी उन्हीं गुणों को अपनाया। वो भी बड़ों का सम्मान करता है, जानवरों की रक्षा करता है, जानवरों को पानी पिलाता है, जानवरों को मारता नहीं है, वो भी सभी तरह से वही सारे कार्य करता है। अब उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसी लाभ को हम क्या कहते हैं, पुनर्वलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्वलन। तो क्या होता है, समाज द्वारा उसकी भी प्रशंसा की जाती है, उसकी भी प्रशंसा की जाती है। तो जो प्रशंसा है, प्रशंसा क्या है, एक तरह से धनात्मक पुनर्वलन होता है। प्रशंसा है या किसी की नाम बड़ी है, पुरस्कार है, इनाम है, ये क्या है, धनात्मक पुनर्वलन है। तो उसको भी क्या मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई हमारा ऐसा साथी है जिसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछे। लाभ का दूसरा नाम पुनर्वलन है, लाभ का दूसरा नाम पुनर्वलन है। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अधिगम सिद्धांत था वो उन्होंने प्रयोग किस पर किए थे। अगर पूछा जाए कि इन्होंने इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे, तो इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे, बार्बी डॉल पर, या हम कह सकते हैं जीवित जोकर। आपने मूवी देखी है, जीवित जोकर के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ये गेस्टाल्टवादी है, मीना गुप्ता जी, अब सब गेस्टाल्टवादी हैं, अब सभी के सभी गेस्टाल्टवादी हैं। तो ये याद रखिए, ये क्या है, ये गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। सही कहा प्रियंका। अब इस सब चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है। अब बर्तन बिल्कुल मत साफ करिएगा। दोनों है बेटा, एक तरफ आप बार्बी डॉल कह सकते हो या जीवित जोकर, जो भी आए उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा। जीवित जोकर मूवी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, और हम कह सकते हैं बार्बी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किए थे। क्लियर। गुड इवनिंग राज जी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। क्लियर।
चलिए फटाफट आगे बढ़िएगा, इतना समय नहीं है। सभी ने लिख लिया? चलिए आगे बढ़े। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। समझ में भी आया है आप लोगों के? देखिएगा, चीजें दो होती हैं, समय लगेगा लेकिन चीजें एक बार अगर आप सीख लोगे तो स्थायी हो जाएंगी। और अधिगम आपका हो सकता है कि आज लास्ट हो या कल लास्ट हो जाए। अधिगम के बाद हम आपको पढ़ाएंगे बुद्धि, और बुद्धि ऐसे पढ़ाएंगे ना कि तुम सब भी बुद्धिमान हो जाओगे। ये 100% मेरी गारंटी है। बुद्धि और व्यक्तित्व इस प्रकार निखारेंगे कि जैसे आपने मनोविज्ञान रटा होगा ना, मनोविज्ञान जो स्टार्टिंग में जो लेसन पढ़ाया था, ये लेसन आपको थोड़ा कम हो सकता है समझ में आया हो। कोई बात नहीं, जो नहीं लिख रही हो बाद में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, सभी ने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, पूरा कभी हम प्रयोग बता गए, इन्होंने प्रयोग कुछ कुत्ता और बिल्ली पर तो किया नहीं था, बारबी डॉल पर किया था। जो आपकी देखिए होता क्या है, दो चीजें होती हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उन चीजों को पकड़िए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम आपकी कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हें पता है क्या, तुम्हें कुत्ते से मतलब नहीं है, तुम कुत्ते की पूंछ के पीछे पड़े रहते हो। जो पेपर में आएगा उससे मतलब नहीं है, ये भी लिखा दो वो भी लिखा दो, याद है। परेशान नहीं हो, हम है ना। जो भी आपके पेपर की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ लेके चल रहे हैं। अब तुम कुत्ते की पूंछ के पीछे ना पड़ो। थोड़ी रोटी इधर भी भेज देना, हमने अभी नहीं बनाई है। तुम लोगों की क्लास लेने के चक्कर में भूखे रह जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हम बात करते हैं, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं अष्टपदी गहने का अष्टपदी सिद्धांत। रॉबर्ट गहने का अष्टपदी सिद्धांत। रॉबर्ट गहने का अष्टपदी सिद्धांत, यानी रॉबर्ट गहने ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, उसमें रॉबर्ट गहने ने 8 पद बताए हैं। रॉबर्ट गहने ने क्या बताए हैं? अष्टपदी अधिगम सिद्धांत बताए हैं। और ये कहा है कि सीखने के 8 पद होते हैं। क्या कहा? सीखने के 8 पद होते हैं। सीखने के क्या होते हैं? सीखने के 8 पद होते हैं। और इसको इन्होंने किसके माध्यम से प्रदर्शित किया है? एक इस तरह से 8 बना लीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, क्लियर। अब देखिएगा, यहां पर जो नीचे वाला होता है, नीचे वाले को हमेशा निम्न कहते हैं और ऊपर वाले को हमेशा उच्च कहते हैं। ऊपर हमेशा क्या होता है? उच्च होता है, और नीचे हमेशा निम्न होता है। नीचे निम्न, ऊपर उच्च, नीचे निम्न, ऊपर उच्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पहला है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर, इसको क्या कहते हैं? संकेत अधिगम स्तर कहते हैं। दूसरे को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, क्लियर। तीसरे को कहते हैं श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर, क्लियर।
याद रखना ये जो दोनों थे ना, ये 3, 1 2 और ये 3, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो 3 थे ये मानव और पशु दोनों पर किए गए थे। ये मानव और पशु दोनों पर किए गए थे। ये याद रखना कि यहां से लेकर यहां तक ये जो हुए थे वो मानव और पशु दोनों पर हुए थे। मानव और पशु दोनों पर हुए थे। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखना संकेत अधिगम की अगर हम बात करें, संकेत अधिगम पावलोव की थ्योरी से मेल खाता है। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक की थ्योरी से मेल खाता है। श्रृंखला अधिगम स्तर एडविन गुथरी, गुथरी का नाम सुना होगा ना, गुथरी के जो गुथरी का प्रयोग है उससे मेल खाता है। अब ये चौथा जो आता है उसको हम कहते हैं, अब इसके सामने से हम लिखे दे रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, तो इसको बोलते हैं शाब्दिक अधिगम शाब्दिक अधिगम स्तर। क्या बोलते हैं? शाब्दिक अधिगम स्तर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बहु विभेदनात्मक अधिगम स्तर। बहुविवेदनात्मक का मतलब समझते हो? जल्दी बताइए, बहुविवेदनात्मक का मतलब समझते हो? हिंदी में तोड़ो, आंसर आप खुद दे लोगे। हिंदी में फटाफट तोड़िएगा, जल्दी से हिंदी में तोड़िएगा और अर्थ बताइएगा। हिंदी में तोड़िएगा, अर्थ बताइएगा सभी लोग। अष्टपदी सोपानकी, बिल्कुल इसी को अष्टपदी सोपानकी भी कहते हैं। अष्टपदी सोपानकी भी कहते हैं। भाई जल्दी से बताओ। उद्दीपक थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही कोमल साहू। अभी जो पूछा है अभी आपका आंसर नहीं आया। सिद्धांत अधिगम स्तर, जल्दी से बताओ। खंडों में बांटना, बहुत विधियों में। ठीक है, देखिएगा ये जो रॉबर्ट गैरे का अष्टपदी सिद्धांत है। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या कहा गया कि ये जो 3 सिद्धांत थे, ये जो 3 नीचे वाली जो श्रृंखलाएं हैं, ये मानव और पशु दोनों पर की गई। तो ये आधा तो हमारा क्या हुआ, मानव और पशु दोनों पर प्रयोग किसने किए थे? व्यवहारवादियों ने किए थे। तो आधा तो ये व्यवहारवादी हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी पांचवी श्रृंखला, सॉरी, जो भी आपकी चौथी श्रृंखला है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, ये आठवीं है, ये जो है ना, ये प्रयोग ये सिर्फ मानव पर आधारित है। तो ये आधा तो संज्ञानवादी है और आधा आपका व्यवहारवादी है। आधा संज्ञानवादी है और आधा व्यवहारवादी है। तो इसका मतलब ना ये पूर्ण रूप से संज्ञानवादी में होगा ना व्यवहारवादी में होगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो ये आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारवादियों से मेल खाते हुए कितने सोपान हैं? तो व्यवहारवादियों से मेल खाते हुए 3 सोपान है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम। ध्यान दीजिएगा, जो संकेत अधिगम है वो पावलोव की थ्योरी से मेल खाता है। जो उद्दीपक अनुक्रिया है वह थॉर्नडाइक की थ्योरी से मेल खाता है। जो श्रृंखला अधिगम है वो एडविन गुथरी के सिद्धांत से मेल खाता है। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं ये व्यवहारवादी के हैं और शेष 5 सिद्धांत वो आपके संज्ञानवादी के हैं। अब देखिएगा, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था आप में से किसी ने सही नहीं बताया,
कहते हैं बहुविभेदात्मक। भैया विधि कहाँ लिखी है? तुम लोग मेरी बहुत गजब से नाक कटाने वाले हो। यहां पर देखिएगा, बहुविभेदनात्मक, अलग अलग करिएगा। पहला क्या हुआ? बहुत। यहां तक तो आपने सही से छाट लिया। विभेद, विभेद किसे कहते हैं? विभेद मतलब होती है असमानताएं। असमानता क्या होती है? असमानता। भेद कहते हो ना, भेद किसे कहते हो? प्रकार। तो यहाँ बहुत असमानता हो जाएंगी या बहुत प्रकार हो जाएंगे। क्या होंगे? बहुत प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीखना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संकेत, अधिगम, उद्दीपक, श्रृंखला, लाभ, ये मेरे साथियों मानव और पशु दोनों पर किए गए, और शेष जो 5 थे वो मानव पर आधारित थे। इन्हीं को संज्ञानवादी कहा गया। क्या कहा गया? संज्ञानवादी कहा गया। इन्हीं को संज्ञानवादी कहा गया। हाँ पूर्वी जी, अब आप सही कहे हो, बहुत अंतर। ठीक है, बहु विभेद मतलब बहुत अंतर, बहु मतलब बहुत और विभेद मतलब अंतर। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। अब यहां से आपसे अगर ये पूछा जाए, रॉबर्ट कहने का जो अष्टपदी सिद्धांत है, इसी को सोपानकी सिद्धांत कहते हैं। सोपानकी सिद्धांत कहते हैं। सोपानकी मतलब, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी को संस्कृत में सोपानम बोलते हैं। सीढ़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सोपान बोलते हैं। याद रखिएगा, सीढ़ी का तत्सम शब्द सोपान होता है। सीढ़ी का तत्सम शब्द सोपान होता है। तो यहाँ पर सीखने के 8 पद किसने बताए हैं? गैने ने बताए हैं। और ये जो सीखने का जो ये सिद्धांत, ये जो इन्होंने नमूना दिया है, एक सोपान बताया है या एक श्रृंखला बताई है, ये इन्होंने कब बताई थी? 1965 में। ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी? 1965 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। 1965 में ये थ्योरी दी थी। चलिए फटाफट इसको लिखते हैं। सभी लोगों ने इसको बना लिया? सभी लोगों ने इसको बना लिया हो तो देखिएगा, अब एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। अब यहां पर आता है संकेत। देखिएगा, संकेत क्या होते हैं? संकेत चिन्ह होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं चिन्हों या संकेतों के माध्यम से सीखना, या संकेतों के माध्यम से सीखना। संकेतों के माध्यम से जो सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको साथियों संकेत अधिगम स्तर कहते हैं। और ये पावलोव के सिद्धांत से मेल खाता है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? पहला आपका क्लियर हो गया कि संकेत अधिगम चिन्हों या संकेतों के माध्यम से सीखना, और ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा यहां पर क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया की, ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं? उद्दीपक अनुक्रिया की बात कर रहे हैं। उद्दीपक मतलब स्टिमुल्स यानी यस। अनुक्रिया का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। यानी इसको यस आर थ्योरी भी माना जाता है। इसको यस आर थ्योरी से संबंधित भी माना जाता है। इसमें यह कहा गया कि सबसे पहले उद्दीपक आता है। जब उद्दीपक आता है तो प्राणी कार्य करना शुरू करता है। यानी कहने का मतलब है, पहले उद्दीपक दिखने पर व्यक्ति, उसी से संबंधित व्यक्ति या उसी से संबंधित प्राणी कार्य करता है। प्राणी कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को यस आर थ्योरी कहते हैं। इसी से
स्किनर, ध्यान दीजिएगा, स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों याद रखना, थॉर्नडाइक व स्किनर, थॉर्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत से मेल खाता है, के सिद्धांत से मेल खाता है। स्किनर की थ्योरी में सबसे पहले क्या हुआ था, रिस्पॉन्स हुआ था, फिर उद्दीपक मिला था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, दूसरे में पहले उद्दीपक आया था फिर क्रिया हुई थी। क्लियर? आगे बढ़े। आगे देखिएगा, अगला सिद्धांत, अगला अगला स्तर क्या है इसका, श्रृंखला अधिगम स्तर। अगला क्या है, श्रृंखला अधिगम स्तर। इस श्रृंखला अधिगम स्तर क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं क्रम होता है, श्रृंखला क्या होता है, क्रम होता है। तो जो श्रृंखला अधिगम स्तर क्या कहता है कि श्रृंखला में अगर कहीं पर गलती हो जाए, कहीं पर गलती हो जाए तो उसी स्तर पर या उसी स्थान पर सुधार कर लेना चाहिए। पूरी श्रृंखला को सुधारना नहीं, पूरी श्रृंखला को हमें सुधारना नहीं है, जब बल्कि श्रृंखला के जिस स्तर पर, श्रृंखला में अगर कहीं पर गलती हो जाए तो उसी स्थान पर सुधार कर लेना चाहिए, पूरी श्रृंखला को सुधारना नहीं चाहिए। ये जो थ्योरी थी ये एडविन गुथरी के सिद्धांत से मेल खाती है, एडविन गुथरी के सिद्धांत से मेल खाती है। ये किसमें कहा गया था, एडविन गुथरी के सिद्धांत में बोला गया था, एडविन गुथरी के सिद्धांत में बोला गया था। क्रम में सीखना, अगर कहीं पर आप किसी क्रम से चल रहे हैं तो उस क्रम में अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो गलती के स्थान को हमें सही करना है, ना कि पूरी जो हमने सीखा है उस पूरी को हमें गलत नहीं करना है, बल्कि जिस बिंदु पर हम गलती कर रहे हैं उसी स्तर को पकड़कर उसी स्थान पर उसी पर सुधार कर देना चाहिए, उसी पर सुधार कर लेना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद क्या था, इसके बाद है शाब्दिक अधिगम।
इसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम स्तर क्या कहता है, देखिएगा, शाब्दिक अधिगम स्तर कहता है शब्दों, वाक्यों, अर्थों आदि के माध्यम से सीखना, आदि के माध्यम से सीखना, आदि के माध्यम से सीखना। अब एक छोटी सी बात हमें ये बताओ कि कौन सा जानवर है जो शब्द को पढ़ लेता है, कौन सा जानवर है जो वाक्य को पढ़ लेता है, कौन सा जानवर है जो अर्थों को समझ लेता है? तो भाई वो एक ही समझदार जानवर है जिसको कहते हैं मानव। तो मानव क्या है? मानव एक समझदार प्राणी है, एक समझदार जंतु है, एक समझदार जानवर है। इसी को हम क्या कहते हैं? शाब्दिक अधिगम स्तर कहते हैं कि शब्दों, वाक्यों, अर्थों आदि के माध्यम से सीखना ही शाब्दिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। क्लियर? शब्दों, वाक्यों, अर्थों आदि के माध्यम से सीखना ही शाब्दिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। अब देखिएगा, शाब्दिक के बाद क्या आता है? शाब्दिक के बाद आता है संप्रत्यय। देखिएगा, एक सेकेंड, शाब्दिक के बाद आएगा बहुविवेदनात्मक। क्या आता है? बहुविवेदनात्मक। शाब्दिक के बाद क्या आता है? बहुविवेदनात्मक। अब यहां पर जैसे ही बहुविवेदनात्मक आया होगा, बहुविवेदनात्मक, बहु मतलब बहुत से अर्थ। एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, बहुत से अर्थों वाले शब्दों में अर्थ निकालना। यहां पर क्या कहा गया कि एक शब्द ऐसा है जिसके बहुत से अर्थ निकल रहे हैं। यहां ऐसे लिख लीजिएगा, एक शब्द के कई अर्थ होने पर उनके बीच में अंतर समझना, उनके बीच में अंतर समझना। मान लीजिएगा, मैंने आपसे कहा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो जैसे हमने आपसे कहा काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों घटा शब्द 2 बार आया है। घटा शब्द 2 बार आया है। शब्द तो एक जैसा है, आया 2 बार है। शब्द तो एक जैसा है, आया 2 बार है, और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। यानी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अगर यहाँ पर घटा का मतलब बादल है, काले बादल का घमंड बादल, काले बादल का घमंड बादल नहीं भाई। एक घटा का अर्थ होता है कम होना, काला कम का घमंड कम, काली कम का घमंड कम, ये भी सही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें उसका अर्थ निकालने के लिए उनके शब्दों के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। अर्थ अलग अलग होंगे, शब्द एक सा होगा, लेकिन प्रसंग के कारण उसके अर्थ अलग अलग प्रयोग होंगे। इसी को कहा जाता है बहुविभेद। बहुत से अंतर होते हैं शब्दों के बीच में, उनको हमें समझना है। तो जिसमें घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? घटा का अर्थ यहाँ पर बादल होगा, और दूसरे घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? कम होना। क्या हो जाएगा? कम होना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर मेरे साथियों हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्तर है? बहुविभेदनात्मक है। क्या है? बहुविभेदनात्मक है।
बहुविवेदनात्मक है। बिल्कुल सही भाई, यही होते हैं, साइड से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, वरना अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आप लोग कहोगे मैम दिखता नहीं, आगे हो जाओ मैम, पीछे हो जाओ, तो हम बिल्कुल साइड में चले जाते हैं कि आप लोग आराम से लिख लें। आगे देखिएगा, अब मान लीजिएगा हमारी कोमल बहन 3 बार खाती है। कितनी बार खाती है? 3 बार। तो कहती है 3 बेर खाती थी। कितनी बार खाती थी? 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती हैं, और जितनी बेर खाती हैं उतनी बार क्या लेती हैं? 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती। तो यहाँ पर कहता है 3 बेर खाती है, यानी यहाँ पर एक जो बेर है वो टाइम यानी समय को बता रहा है, और दूसरी बार जो बेर है वो फल को बता रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सम प्रत्यय अधिगम स्तर। किस पर बात करेंगे? सम प्रत्यय अधिगम। जल्दी से बताओ सम प्रत्यय किसे कहते हैं? सम प्रत्यय अधिगम। सम प्रत्यय क्या आया? संप्रत्यय अधिगम आया। क्या आया? संप्रत्यय। तो मेरे साथियों, जब भी संप्रत्यय की बात होती है, संप्रत्यय को हम क्या कहते हैं? संप्रत्यय को कहते हैं चित्र। संप्रत्यय को किसे कहते हैं? बिंब कहते हैं। इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्या लिख लिया? इसी को प्रतिबिंब कहते हैं, इसी को चित्र कहते हैं। यानी मान लीजिएगा हमने आपको कोई चित्र दिखाया, हमने आपको क्या किया? चित्र दिखाया, और चित्र के बाद हमने आपसे कुछ पूछा, और आपने जैसे मान लीजिएगा हमने आपके सामने एक कैट का फिगर दिखाया, या हमने आपके सामने ताजमहल का फिगर दिखाया, और हमने कहा ताजमहल से आप क्या समझते हो, और आपने ताजमहल के विषय में इतना कुछ बता डाला, इतना कुछ बता डाला कि भाई हमने कहा बहुत अच्छे। तुमने जो ताजमहल के विषय में सुना है या पढ़ा है या देखा है या जो भी करा है, तुमको उसके विषय में पर्याप्त जानकारी है। तो जब हम चित्र या बिंब, प्रतिबिंब या चित्र के माध्यम से जब सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संप्रत्यय अधिगम स्तर। जैसे मान लीजिएगा हमने आपको एक फिगर दिखाया इस तरह से, इस फिगर में हमने आपको बताया कि मेरे साथियों जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका इस तरह से उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, इससे लगा हुआ यहाँ पर इस तरह से अंटार्कटिका है, यहाँ पर आपका इस तरह से यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के नीचे इस तरह से अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका के साथ लगा हुआ, अफ्रीका के साथ लगा हुआ इस तरह से आपका एशिया है, और एशिया से लगा हुआ इस तरह से क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब जब हमने ये बात आपको इस तरह से फिगर से दिखाई, और हमने आपको ये बताया कि आप ये याद रखना कि जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से इस तरह से क्या निकलती है? विषुवत रेखा निकलती है। इंडिया से निकाल दी है, इसको आप सही कर लेना, इंडिया से नहीं निकलती है। ठीक, तो हमने आपसे क्या कहा? यहाँ पर विषुवत रेखा है। क्या विषुवत रेखा है? विषुवत रेखा के जो भी ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप हैं, या हम कह सकते हैं वह मेरे साथियों लारेशिया का हिस्सा है। लारेशिया या अंगारा लैंड के हिस्से हैं, और जो नीचे के जितने भी महाद्वीप हैं वह गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, वह गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ये हमने आपसे छोटा सा आपको ये बात बताई, और बाद में जब भी हम आपसे पूछेंगे कि दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, उत्तर में कौन सा महाद्वीप है,
तो आप क्या करते हो, तुरंत ही आप अपना दिमाग वही चित्र से आप समझते हो कि कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया था, कहाँ अमेरिका था, कहाँ ये था, कहाँ वो था। तो जब ये चित्रों से आप समझने लगे, चित्र से समझने लगे, चित्र से जब उत्तर देने लगे, तो ये आपका क्या होता है, संप्रत्यय अधिगम होता है। बिंब प्रतिबिंब चित्रों के को पहचान कर, चित्रों को पहचान कर या समझकर उत्तर देना, उत्तर देना। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ कितने पे बात कर ली, संप्रत्यय अधिगम पे बात कर ली। देखते हैं किस पर हमने बात कर ली, संप्रत्यय अधिगम पर बात कर ली, यानी यहां तक हम पहुंच गए संप्रत्यय पर। अब हम सिद्धांत अधिगम पर चलते हैं। देखिए सिद्धांत अधिगम क्या होते हैं, जब सिद्धांतों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से सीखना, सिद्धांतों के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है, सिद्धांत अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिद्धांत अधिगम कहलाता है। जो पुराने समय में लोगों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, जो उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जो उन्होंने अपने नियम दिए, उन्हीं नियमों के माध्यम से, उन्हीं नियमों के माध्यम से अगर हम सीखते हैं तो क्या कहलाता है, सिद्धांत अधिगम कहलाता है। जिसमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में जो आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हो, एलसीएम एचसीएफ के क्या है, कुछ अपने नियम है निकालने के, कुछ अपने सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से ही तो आप निकालते हो। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ में समीकरण होते हैं, समीकरण को सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी आप पढ़ते हो, हमें भाई मैथ के विषय में थोड़ा कम नॉलेज है, लेकिन जो आपके ये जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने संधि पढ़ाया, हमने अलंकार पहचानने की आपको ट्रिक्स बताई, ये क्या है, ये नियम है, रूल्स है। ये नियम और रूल किसी और ने बनाए और आज भी हम उन्हीं के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, सिद्धांत अधिगम हो गए। सिद्धांत अधिगम स्तर क्या कहते हैं, सिद्धांत और नियमों के माध्यम से सीखना सिद्धांत अधिगम स्तर कहलाता है। जैसे गणितीय ज्ञान, जो गणितीय ज्ञान है, जैसे भाषाई ज्ञान, भाषाई ज्ञान, जैसे भाषाई ज्ञान, जैसे क्या हो गया, भाषाई ज्ञान हो गया। क्लियर? अब एट लास्ट में आपका क्या आता है, एट लास्ट आपका आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। देखिएगा, जब हम किसी समस्या का समाधान कर लें, जब हम समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं, तो मेरे साथियों में क्या कहलाता है, समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाँ, जैसे पहले की जो शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें नियम और इतने नहीं थे, उसमें तो आपको रटाने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता था, रटाया जाता था। ठीक है, तो समस्या समाधान क्या है, जब किसी व्यक्ति में बुद्धि का प्रयोग करने लगे, चिंतन करने लगे, चिंतन करने लगे, अपने स्वयं के स्वयं नियम बनाने लगे, स्वानुशासन होने लगे, स्वानुशासन करने लगे, या हम कह सकते हैं तर्क वितर्क करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तो ये इनके माध्यम से समस्या पर
समस्या का हल निकालने लगे, समस्या का हल निकालने लगे, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मेरे साथियों समस्या समाधान अधिगम कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी के? तो जो आपका अष्टपदी गहने का जो सिद्धांत है, ये आपके लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको ये सब नहीं याद रखना है, सिर्फ आप इस तरह से जो हमने आपको सोपानकी बनवाई है ना, इसमें जो 8 पद बताए हैं वो 8 पद याद कर लीजिएगा, और उन्हीं को जब आप इनको एक बार पढ़ लेंगे वो 8 याद हो जाएंगे, और इनको एक बार पढ़ लेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास मेरे साथियों यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से अधिगम के कुछ और सिद्धांत पर, और कल के बाद इस टॉपिक का द एंड हो जाएगा, कि हम तो आज ही सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो मिलते हैं कल फिर से, और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्न होगा उसमें हम बात करेंगे बुद्धि पर। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। रश्मि, शानू, शालिनी मौर्य, जिया राणा, टिंकी सोलंकी, रेणु, निखत, पूर्वी, कोमल पाल, कोमल साहू, जिया राणा, पूजा सिंह, सभी को प्यार और दुलार। और प्रियंका राय, आप बर्तन मांजने से बचें, थोड़ा अपनी ज्यादा प्रशंसा के चक्कर में ना पड़े। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।